नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। उसके अंतर्गत आज हम टेस्ट नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। हिंदी की शिक्षण विधियां और व्याकरण। यह वीडियो चाहे वो एसएसटी का स्टूडेंट हो चाहे साइंस का स्टूडेंट, तो उन सभी के लिए क्या है, यह उपयोगी है। और जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मेंस एग्जाम होगा, ये जो अभी रीट की है वो क्या है, पात्रता है, तो उसके बाद के लिए भी ये वीडियो क्या है, उपयोगी है। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, क्योंकि हमें 2 लैंग्वेज लेनी है। तो एक लैंग्वेज तो आप इंग्लिश चाहे कुछ भी लो, और लेकिन क्या है, अधिकांश जो बच्चे हैं वो क्या लेंगे, एक लैंग्वेज हिंदी जरूर लेंगे, क्योंकि हमारी क्या है, मातृभाषा है। हिंदी की शिक्षण विधियां और व्याकरण। दैनिक पाठ योजना किस सिद्धांत की देन है? गेस्टाल्ट सिद्धांत की, किलपैट्रिक सिद्धांत, मोरिसन सिद्धांत या हर्बर्ट सिद्धांत? जो दैनिक पाठ योजना है वो किसकी देन है? गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन है। अब क्वेश्चन आता है कि गेस्टाल्टवादी कौन थे? मैक्स वर्दीमर। कौन थे? मैक्स वर्दीमर थे, कोहलर थे, कोफका थे, और ये सभी कहाँ के थे? जर्मनी के। अब दैनिक पाठ योजना क्या होती है? अध्यापक जब क्लास में जाता है तो उससे पहले क्या है, वो उनको एक पास एक डायरी होती है, तो उसमें वो पर डे के टॉपिक उसमें नोट करते हैं कि आज हमें क्लास में जाके इस टॉपिक का अध्ययन करवाना है। तो वो क्या होती है? दैनिक पाठ योजना। एक होती है वार्षिक पाठ योजना, एक होती है दैनिक पाठ योजना। जो दैनिक पाठ योजना है वो किस सिद्धांत की देन है? गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? जो सूक्ष्म शिक्षण है उसकी अवधारणा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? अरस्तु, फ्रैंक, कीच एचिसन या एलन ने? जो सूक्ष्म शिक्षण है उसकी अवधारणा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? कीच एचिसन ने। और जो सूक्ष्म शिक्षण चक्कर होता है उसकी अवधि कितने मिनट की होती है? 36 मिनट की। कितने मिनट की? 36 मिनट की होती है। और सबसे पहले इसका विचार किसने दिया था? कीच एचिसन ने। मौखिक पक्ष की किस पद्धति के अंतर्गत छात्र को ग्रंथ का संपूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है? यानी मौखिक पक्ष की कौन सी पद्धति है जिसके अंदर क्या है, पूरे ग्रंथ का यानी पूरी बुक का संपूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है? प्रश्नावली पद्धति, सलाका पद्धति, वाचन पद्धति या कहानी पद्धति? तो किस पद्धति के अंदर संपूर्ण जो ग्रंथ है उसका ज्ञान होना चाहिए? तो किसके अंदर होना चाहिए? सलाका पद्धति में। सलाका पद्धति में क्या होता है, बुक के अंदर एक ऐसे स्लाइड डाल दी जाती है और जो पेज खुलता है तो अध्यापक उसी पेज से क्या है, बच्चे से क्वेश्चन पूछता है। तो यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों? क्योंकि जो होशियार बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो तो उनको तो पूरी बुक लर्न होगी, याद होगी, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये उपयोगी है ही नहीं, क्योंकि उनको तो ये क्या है, उनको पूरे ग्रंथ का ज्ञान नहीं होगा। तो यह एक क्या है, सलाका पद्धति है, जो एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है, और यह मुख्य रूप से संस्कृत से हिंदी में आई है, और मूल रूप से ये संस्कृत की है। कौन सी? सलाका पद्धति। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, उपयुक्त सभी। जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसके क्या है, ये सभी उद्देश्य है। सबसे पहले क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण। क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण। उसके बाद क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण। और सबसे लास्ट में होता है उपचारात्मक परीक्षण। तो जो निदानात्मक होता है उसमें क्या होते हैं, कारण का पता लगाया जाता है। क्या किया जाता है? कारण का पता लगाया जाता है। तो उसमें कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को फिर दूर करने के सुझाव देना, फिर क्या कहते हैं भी, उसके बाद का हम कमजोरियां जब पता लग जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे भी, उसको उपचारात्मक शिक्षण का सुझाव देंगे। तो ये सभी इसके क्या है, उद्देश्य है। मौखिक भाषा के आंकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अब मौखिक भाषा के आंकलन का अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत करना या किताब पढ़ना। मौखिक भाषा के आंकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अपने अनुभव बांटना और बातचीत करना, न कि जो तयशुदा यानी जो क्वेश्चन है वो रटे रटाए आंसर देना, किताब पढ़ना या अंत्याक्षरी। लेकिन जब भाषा का
आकलन किया जाएगा मौखिक तौर पे, तो उनके अनुभव और बातचीत से पता चलेगा कि सामने वाले में कितना ज्ञान है। किल्पैट्रिक पागम में किस सोपान का उपयोग नहीं किया जाता? जो किल्पैट्रिक ने क्या दिया था? प्रायोजना विधि किसकी थी? किल्पैट्रिक की। तो किल्पैट्रिक ने प्रायोजना विधि में कौन सा उपागम नहीं बताया था? उसका सोपान नहीं है योजना का चुनाव करना, परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का क्रियान्वयन या योजना का अवलोकन। तो उसने क्या नहीं दिया था? योजना का अवलोकन करना नहीं दिया। पर सबसे पहले क्या है? परिस्थिति उत्पन्न होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? योजना का चुनाव करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? हम योजना का क्रियान्वयन करेंगे, लेकिन हम उसका क्या है? अवलोकन नहीं करेंगे। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। यह कथन किसका है? पतंजलि, डॉक्टर हरदेव बहारी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर स्वीट का? तो यह किसका है? डॉक्टर स्वीट महोदय का है कि व्याकरण क्या है? भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। राष्ट्रपति द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? वह इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? 1950 के.एम. मुंशी, 1955 बीजी खेर, 1960 एम.जी. छगला, 1955 सी राजगोपालाचारी। तो राष्ट्रपति द्वारा जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1955 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। यानी जो राजभाषा आयोग होता है उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तम शिक्षण उत्तम परीक्षा का गुण नहीं है। जब भी एग्जाम में हॉल में एग्जाम हम देते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ये अंडरलाइन करना है ये पूछा है या नहीं पूछा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी हमसे ये गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से उत्तम परीक्षा का गुण नहीं है। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यक्तिकता। उत्तम परीक्षा का गुण कौन सा नहीं है? व्यक्तिकता इसका गुण नहीं है, बाकी सभी इसके क्या है? गुण है। छोटी कक्षाओं में किस प्रकार का वाचन लाभदायक होता है? जो छोटी कक्षाएं होती है प्राइमरी जो प्राथमिक स्तर की, उनमें कौन सा वाचन लाभदायक होता है? सरल वाचन, सामूहिक वाचन, मौन वाचन या एकांक वाचन। तो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा उपयोगी होता है? उनके लिए सामूहिक वाचन होता है, न कि मौन वाचन। अब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बार बार सामूहिक वाचन करवाया जाता है, तो उनमें क्या है? जो हेजिटेशन होती है तो वो उनमें दूर हो जाती है। फिर वो छोटे बच्चे पोएम बुलाते हैं तो वो क्या करते हैं? क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो छोटी कक्षाओं में क्या होता है? सामूहिक वाचन होता है। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? अब किसका संबंध है जो बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, सहस्वर वाचन, कविता पाठ या प्रतिलिपि। तो किसका नहीं है? जो प्रतिलिपि है उसका इसमें संबंध नहीं है, और बाकी सभी का है। जो शुद्ध उच्चारण करेगा तभी तो उसमें बोलने के कौशल का विकास। अब कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये इनका क्रम है। क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में क्या है? लिखना। लेकिन जो मारिया मोंटेसरी है उन्होंने किस पर बल दिया था? लिखने पर बल दिया था। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अब जो नाटक शिक्षण है उसकी उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, व्याख्या प्रणाली या अर्थबोध प्रणाली। जो नाटक शिक्षण है उसकी उपयुक्त विधि कौन सी है? उसकी उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली में क्या होता है? जो नाटक का, जैसे गद्य की एक विधा क्या है? नाटक है। तो नाटक का जब अध्याय आता है तो अध्यापक क्या करता है? जो क्लास के बच्चे हैं, जैसे अगर कुछ में अगर महिला की भूमिका है तो लड़कियों को वो भूमिका दे दी जाती है, और जो लड़कों की है, जो पुरुष की होती है वो किसको दे दी जाती है? लड़कों को दे दी जाती है। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय प्रणाली। अब रंगमंच प्रणाली है तो उसमें तो पैसे भी खर्च होते हैं, उसके लिए पहले कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन जो कक्षा अभिनय प्रणाली है वो क्या है? सबसे बेस्ट है। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक प्रशिक्षण, माता पिता से शिकायत या उसे दंड देंगे? तो यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो हम क्या करेंगे? उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। हमें पता है कि वो अशुद्ध लिख रहा है तो हम उसकी कमी को क्या है?
दूर करेंगे। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? अति धन अधिक, अत्यधिक, नदी धन आगम, नद्यागम, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, अति धन उष्म, अति उष्म। तो इनमें से कौन सा संधि जो विच्छेद है वो गलत है? तो कौन सा गलत है? अति धन उष्म। अति धन उष्म ये क्या है? गलत है। अब नेक्स्ट, और ये अति धन उष्म और इन सब में कौन सी संधि है? यण संधि। ये किसके उदाहरण है? यण संधि के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? प्रकाश, अंधकार, प्रत्यक्ष, परोक्ष, गहरा, ऊंचा, लोक, परलोक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गहरा होता है उसका क्या होता है? उथला। गहरा का क्या होता है? उथला विलोम शब्द होता है। और बाकी सभी क्या है इसी के? और ये बाकी सभी सुमेलित हैं। प्रकाश का क्या होता है? अंधकार, गहरा, उथला, प्रत्यक्ष, परोक्ष, लोक का परलोक। निम्न में से वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा सुमेलित नहीं है? सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, जो परिचित न हो, अपरिचित, आलोचना करने वाला, आलोचक, जो नए जमाने का हो वो क्या होता है? प्राचीन या आधुनिक। जो नए जमाने का होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक बोला जाता है। जो पुराने जमाने का होता है वो क्या होता है? प्राचीन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? डी ऑप्शन इसका गलत है। निम्न में से अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, अम्य। तो अतिथि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अम्य है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। अम्य किसका पर्यायवाची है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वह कितना सुंदर पक्षी है। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? योजक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह या अल्प विराम। तो इसके अंदर कौन सा हुआ है? विस्मय सूचक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? केकई, तिथि, त्योहार, 43। तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? 43 है जो शुद्ध नहीं है। 43 का क्या होता है? 43। 43 जो 43 होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 43। 43 किसको बोला जाता है? 43 को, न कि 43 को। एसआई के पेपर में पूछा हुआ है 2011 में जब वो पेपर हुआ था तो इसमें अशुद्धि के अंदर ये आया हुआ है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? हमें चरखा चलाना चाहिए। तुलसीदास ने मानस की रचना की थी। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया। इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध नहीं है कि अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे? कुत्ते चिल्लाते नहीं है। कुत्ते क्या करते हैं? भौंक रहे थे। कुत्ते क्या कर रहे थे? भौंक रहे थे। और बाकी तीनों क्या है? शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द है और हिंदी में जो कि जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द बोला जाता है। अंचल, कपाट, काष्ठ, गवाला। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? जो गवाला है वो क्या है? तद्भव शब्द है। गवाला क्या है? तद्भव। अब इसका तत्सम क्या बनता? गोपालक। क्या बनता? गोपालक अगर होता तो इसका ये तत्सम शब्द होता। अब अंचल है तो अंचल का तद्भव शब्द क्या होगा? आंचल। अंचल का क्या है? आंचल। कपाट का क्या है? किवाड़। कपाट का क्या है? किवाड़। काष्ठ का क्या है? काठ। काष्ठ का क्या है? काठ। तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? इनाम, इलाज, अदालत या बिजली। तो कौन सा नहीं है? बिजली है वो तद्भव शब्द है। और बाकी सभी ये इनाम, इलाज, अदालत ये क्या है? अरबी भाषा के शब्द है।
ये तीनों किसकी भाषा के शब्द है? अरबी भाषा के शब्द है। अभी हमारे जो रीट के अंदर है वो उसमें वो तत्सम शब्द, तद्भव, देसी शब्द और विदेशी, ये चारों टॉपिक इसमें लगे हुए हैं। तो जो विदेशी शब्द है वो भी क्या है, हमें याद करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द नहीं है? यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलके बने हैं और उनका पृथक अर्थ भी होता है, और जब वो मिल जाते हैं तब उनका एक अलग अर्थ प्रकट होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। विद्यालय, प्रेम सागर, प्रतिदिन, तूफान। तो कौन सा नहीं है? तूफान। अब जो विद्यालय है उसका क्या बनेगा? विद्याधनालय। दो शब्द इसके बन गए कि नहीं बन गए? प्रेम धन सागर, प्रतिधन दिन। तो ये क्या है? यौगिक शब्द है, और इनका पृथक भी अर्थ होता है, और जब ये मिल जाते हैं तो इनका अलग से एक अर्थ निकलता है। जो सोएगा सो खोएगा, यानी जो सोएगा वो क्या है? खोएगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? तो इसमें कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो सोएगा वो क्या है? खोएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी शब्द सुमेलित नहीं है? इस बार रीड में राजस्थानी शब्द भी जोड़े गए हैं। तो अंजन, इंजन, चोता, छिलका, हकनाम, हरनाम, रूक, पेड़। तो इसमें जो कौन सा है वो राजस्थानी शब्द सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जो हकनाम है वो इसमें सुमेलित नहीं है। हकनाम का मतलब क्या होता है? गोपनीय। हकनाम का मतलब क्या होता है? गोपनीय होता है। अब नेक्स्ट, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु श्रीनगर के सेब भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो इसके अंदर ये विराम चिन्ह है वो कौन सा है? अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक या योजक चिन्ह है। तो ये इसमें कौन सा है? अर्ध विराम है। अल्प विराम जिसको हम कोमा बोलते हैं, प्रश्नवाचक ये हो गया, योजक चिन्ह है जो दो को जोड़ा जाता है। तो द्वंद्व समास में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता हो गया, सुख दुख हो गया, तो उनमें क्या लगता है? योजक चिन्ह लगता है। और ये वाला कौन सा है? अर्ध विराम, यानी दो इसमें क्या है? स्पष्टीकरण इसमें किया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? त्योहार, अभ्यर्थी, निधि, मुमूर्षा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मुमूर्षा इसमें सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें शुद्ध नहीं है? मुमूर्षा कैसे लिखा जाएगा? दोनों तरफ क्या है? छोटी इसमें मात्रा आएगी, तो क्या लिखा जाएगा? मुमूर्षा। क्या लिखा जाएगा इसको? मुमूर्षा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? अपने क्या है? मुहावरा और लोकोक्ति दोनों टॉपिक के अंदर है। पेट में चूहे कूदना, फूंक मारना, पानी पानी होना, अकेला चढ़ना, चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो कौन सा इसमें जो मुहावरा नहीं है? जो अकेला चना है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये क्या है? लोकोक्ति। जो मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, और जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में क्या है? एक पूर्ण वाक्य होती है। और बाकी ये क्या है? जैसे पेट में चूहे कूदना, तो हमें नहीं पता चल रहा कि पेट में चूहे कहाँ से आ गए। इसका मतलब जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि हमें भूख लगी है, तो ऐसे लग रहा है कि पेट में क्या है? चूहे कूद रहे हैं, तभी इसका क्या है? अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुहावरे के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो मुहावरे के बारे में ये कथन दिए गए हैं वो सत्य नहीं है। मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरे में लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है। मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रियासूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं। मुहावरे की भाषा में लाक्षणिकता नहीं होती। तो यह कथन क्या है? गलत है। जो मुहावरे की भाषा होती है उसमें क्या होती है? लाक्षणिकता होती है, और बाकी में नहीं है। बाकी ये क्या है? सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मोहन पत्र लिख रहा है, चिड़िया दाना चुग रही है, अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, मेघा भोजन कर रही है।
जो पूर्वकालिक क्रिया है उसका प्रयोग किस में हुआ है? अंकिता क्या है, पहले तो खेलेगी, उसके बाद क्या है, वो पढ़ने बैठेगी। तो इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? अब स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? अब इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो पूछा गया कि धर्म, रंग, जाति, विनाश। अब धर्म होता है, रंग होता है, जाति क्या है, होती है, और विनाश क्या है, होता है। अब जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है तो वहां क्या है, विनाश हो रहा है। तो विनाश क्या है, पुरुषवाचक है ये, न कि स्त्रीलिंग। अब है नेक्स्ट, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? सोहन तैरना जानता है। सोहन क्या है, तैरना जानता है। पानी के बिना फसल सूख रही है। मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो क्या होती है? हम किसी से जो कार्य करवाते हैं उसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें क्या है, मालिक नौकर से क्या करवा रहा है, सफाई करवा रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है? वह खाना खाकर सो गया, सरल वाक्य। मोहन घर गया और पढ़ने बैठ गया, संयुक्त वाक्य। ऐसा काम करो जिससे फायदा हो, इसमें कौन सा है, मिश्र वाक्य। उसने जैसे ही दवा खाई वैसे ही चकरा कर गिर पड़ा, इसमें कौन सा है, संयुक्त वाक्य। तो अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें उसने जैसे ही दवा खाई वैसे ही चकरा कर गिर पड़ा। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है, न कि ये संयुक्त वाक्य। बाकी सभी क्या है, सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभि उपसर्ग नहीं है? अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अधिपति। तो किस में नहीं है? अधिपति में अधि उपसर्ग है। बाकी सब में क्या, अभिधन शाप, अभिधन भाषण और अभिधन मान, सभी में क्या है, अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। यानी बिल्ली क्या है, छत से कूद पड़ी, तो क्या हो रही है, अलग हो रही है। अलग होने या पृथक्करण में कौन सा कारक आता है? अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अब अगर जब दो में तुलना की जाती है, जैसे सोहन मोहन से अच्छा गाता है, तो क्या है, इसमें दो में तुलना की जा रही है। जब तुलना की जाती है तब भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट में 35 क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।